हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मांड्या, हुबली और धारवाड़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मांड्या में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 8,480 करोड़ की ये जो लागत से बना है, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ का उद्घाटन करेंगे। 850 करोड़ की लागत से बना है IIT धारवाड़। तो आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मांड्या, हुबली और धारवाड़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सौगात आज कर्नाटक को मिलने वाली है। मांड्या में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 8,480 करोड़ की लागत से यह एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। इसके अलावा IIT की अगर बात करें तो धारवाड़ IIT धारवाड़ का उद्घाटन करेंगे। 850 करोड़ की लागत से बना है IIT धारवाड़। बढ़ते आगे, पानीपत में RSS की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की यह बैठक होगी। संघ की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णय लेने वाली उच्च इकाई की यह बैठक होने जा रही है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। संघ से जुड़े 34 संगठनों के 1400 प्रतिनिधि इसमें शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, RSS की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। संघ से जुड़े 34 संगठनों के 1400 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पानीपत में RSS की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। बात अब करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, गृह मंत्री हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। और अगर बात की जाए बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा की, तो वो RSS के 3 दिवसीय सम्मेलन में पानीपत में शामिल होंगे। लेकिन बात हम कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। स्थापना दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहेंगे। CISF की 54वीं स्थापना दिवस परेड का निरीक्षण भी करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि CISF की शुरुआत कब हुई थी। CISF के अगर हम बात करें, 54वीं स्थापना दिवस परेड का निरीक्षण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। समारोह का आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। CISF राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो समारोह का आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। हैदराबाद में आज होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और गौरव से भरा तो आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब आपको बताते हैं CISF से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देश के 354 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा CISF के हाथों में है। CISF ने 1969 में 3,000 कर्मियों से इसकी शुरुआत हुई थी। आज CISF के पास 1,70,000 से ज्यादा कर्मी हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो हवाई अड्डे हैं, जो पोर्ट्स हैं यानी बंदरगाह हैं, और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा CISF के हाथों में है। परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी CISF के जवान जो हैं वो तैनात रहते हैं। औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा में भी तैनात है CISF। देश के 354 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है CISF। बढ़ते आगे, बात करते हैं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे आज CM योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ करने वाले वो भी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आज की, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अंकुर उद्योग लिमिटेड के स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे योगी आदित्यनाथ। स्टील प्लांट से 2,000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। तो रोजगार के अवसर भी जो है उनका भी सृजन होगा। 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 5,000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार।
गोरखपुर में 4 फोन लेन की सीएम योगी रखेंगे आधारशिला। 57 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 4 फोर लेन। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बांसगांव में आज सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह भी है, उसमें भी योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बांसगांव में आज सांसद खेल स्पर्धा का समापन करेंगे, समापन समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी। अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के कई समन के बाद आखिरकार बीआरएस नेता के कविता जांच एजेंसी के सामने पेश हुई। ईडी ने उनसे लगभग 9 घंटों तक पूछताछ की। कविता से पीएमएलए के तहत पूछताछ की गई है, वहीं उन्हें दोबारा पेश होने का समन भी दिया गया है। अब के कविता को पूछताछ के लिए 16 मार्च को एक बार फिर से जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर 7 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया है। शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद अब कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। तो 9 घंटे तक ईडी ने के कविता से पूछताछ की। 16 मार्च को समन भेजा गया कि के कविता को दोबारा पेश होना है ईडी के सामने। तो बीआरएस की बड़ी नेता है के कविता और मुख्यमंत्री की बेटी हैं। बात हरियाणा की करते हैं। हिसार के दौरे पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर जनता दरबार भी लगाएंगे, सीधे सुनेंगे लोगों की बात। हिसार में 7 साल बाद लगेगा सीएम का जनता दरबार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरु झांबेश्वर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जनता दरबार लगाया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधे रूबरू होंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम पर। तो जनता दरबार लगाएंगे, सीधे सुनेंगे लोगों की बात। तो हिसार में 7 साल बाद लगेगा सीएम का जनता दरबार, आपको बता दें। और साथ ही साथ गुरु झांबेश्वर विश्वविद्यालय के जो ऑडिटोरियम है वहां पर यह जनता दरबार लगाया जाएगा। बात अब उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में 16 मार्च से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 16 मार्च से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। तमाम लेवल पर उड़न दस्तों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिजल्ट 25 मई से पहले घोषित करने का ऐलान कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। रिजल्ट 25 मई से पहले घोषित करने का ऐलान है। और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। जो परीक्षा केंद्र होंगे वहां मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। रिजल्ट 25 मई से पहले घोषित करने का ऐलान किया गया है। बढ़ते आगे, कर्नाटक चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली। अब इंतजार है तो बस चुनाव की तारीखों का। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि कर्नाटक विधानसभा की अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है, इसलिए उसके पहले चुनाव करा दिए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने बुजुर्गों को घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 17,000 मतदाता 100 साल से ज्यादा के हैं, इसलिए पहली बार 80 साल के मतदाता जो मतदान केंद्र आने में सक्षम नहीं है, उनके घर से मतदान कराने की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा कराई जाएगी। हमारी टीम खुद उनके पास जाएगी। हमने 3 दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की है, पुलिस प्रशासन से भी आने वाले चुनाव पर बात की है। कर्नाटक में 2011 के सेंसस के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 6.1 करोड़ है। 224 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2.62 करोड़ पुरुष और इसके आसपास ही महिला वोटर है। वहीं कर्नाटक विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 224 है। इससे पहले राजीव कुमार ने गुरुवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शिक्षकों के वेतन को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सीपीआई और सीपीआईएम ने प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश सीपीआईएम के राज्य सचिव
चिगुरुपति बाबूराव ने सीएम जगनमोहन रेड्डी पर तंज कसा। चिगुरुपति बाबूराव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार शिक्षकों के मुद्दे की उपेक्षा कर रही है और समय पर वेतन भी नहीं दे रही है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। चुनाव के दौरान जगनमोहन रेड्डी ने आश्वासन दिया कि वो 1 हफ्ते के भीतर भुगतान करेंगे, ओपीएस को बहाल करेंगे। 4 साल हो गए हैं सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा और सरकार गुमराह कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं सीपीआईएम के कार्यकर्ता। वाईसीपी सरकारी कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ की नकल कर रही है और कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। हम ओपीएस को बहाल करने और लंबित बिलों का भुगतान करने की मांग करते हैं, ये कहना है सीपीआईएम का। हम वाम दलों की ओर से जनता की मांगों का तहे दिल से समर्थन करते हैं। वाईसीपी जनता को शिक्षकों पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक की। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों और सभी विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद स्मृति ईरानी गौरीगंज समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के आवास पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर थी, वहां उन्होंने बैठक की। बैठक में अधिकारी और विधायक भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के विधायक से भी स्मृति ईरानी ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने जनप्रतिनिधियों के साथ दिशा कमेटी की बैठक लिया है। अपने जिले के विकास संबंधित विषयों को उसमें उन्होंने समीक्षा किया और आने वाले समय में जो और भी कार्य होने हैं शासन से प्रशासन से, उसके बारे में उन्होंने उसकी चर्चा किया है और एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की है कि आने वाले समय में किसानों के हितों के लिए और साथ में यहाँ पर जो विकास के कार्य हैं वो अपने गति समय से पूर्ण करेंगे। बिहार के पटना में शोषित इनकलाब पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री नागमणि ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार में खासतौर पर कुशवाहा समाज के लोगों की अधिक हत्याएं हुई। कुशवाहा समाज के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी राइफल खरीदने की जरूरत है। वहीं नागमणि की दलील है कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में इसलिए क्राइम कंट्रोल है क्योंकि वहां हथियार खरीदने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। कुशवाहा का गढ़ है पटना सिटी और वहाँ दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई है। और मैंने पहले भी कहा था, आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि कुशवाहा समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर ज़रूरत हो तो ज़मीन बेचो लेकिन राइफल जरूर खरीदो, क्योंकि जब तक राइफल लाइसेंसी नहीं खरीदा जाएगा तब तक कुशवाहा समाज का इज्जत प्रतिष्ठा बचना मुश्किल होगा। ये मैं कल भी इस बात को कहा हूँ। अलग बात है कि पटना सिटी में हत्या हुआ, सिर्फ नागमणि वहाँ गया, ये जो तथाकथित जो नेता कुशवाहा का बना कोई नहीं गया। मैंने देर डीएसपी एसपी से बात किया और उसमें एक आदमी गिरफ्तार हुआ है जो मुख्य अभियुक्त है, भागा हुआ है। मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर में हर हालत में गिरफ्तारी करें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीएम एम के स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटों को जीतना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की अपील की। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन बलिया स्वास्थ्य विभाग बेपटरी हो गई है। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघुड़ी में काफी अनियमितता से नाराज ग्रामीणों ने सीएमओ से शिकायत की, जिसके बाद सीएमओ जयंत कुमार ने निरीक्षण किया और उन्हें निरीक्षण के दौरान कमियां मिली। केंद्र पर कई रूमों का ताला जड़ा भी मिला। वहीं सीएमओ जयंत कुमार ने कहा कि कमियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हमको यही बता दीजिए आप कि यहाँ को जिसका ड्यूटी लगा है, यहाँ का लोकेशन क्या समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, मांग नहीं है सर। कितना दिन हम लोग बता दीजिए। हम लोग 13 तारीख। चिकित्सक बहुत दिन से तैनात नहीं, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है
तो यहाँ एक चिकित्सक की मांग की जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ हमने रोस्टर के अनुसार यहाँ ड्यूटी लगवा दी है 2 डॉक्टरों की। यहाँ डिलीवरी भी हो रही है और मरीज भी देखे जा रहे हैं। एक आयुष के हमारे डॉक्टर्स यहाँ पहले से ही पोस्टिंग डेली आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने टेम्पररी नौकरी करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के इंक्रीमेंट के साथ साथ बच्चों को मिलने वाली ट्यूशन फीस को भी बंद कर दिया है, जिसके बाद कर्मचारी इंक्रीमेंट और ट्यूशन फीस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वही कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के सेंटनरी गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से प्रशासन कर्मचारियों को टहला रहा है और लगभग 7 बार से अधिक बार प्रशासन के साथ बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। दूसरी ओर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा है कि वाइस चांसलर को अवगत करा दिया गया है, साथ ही जल्द इनकी समस्या का हल करने का प्रयास किया जाएगा। यूपी के गाजीपुर में रेल कम रोड ब्रिज पर रेल इंजन दौड़ाकर परीक्षण किया गया। पहले फेज का ट्रायल 35 किलोमीटर रफ्तार से रेल इंजन दौड़ाकर किया गया। इस दौरान आरवीएनएल के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास चंद ने कहा कि गाजीपुर के लिए गौरव की बात है कि सालों से प्रस्तावित परियोजना पूरी हो गई है। गाजीपुर सिटी स्टेशन से ताड़ीघाट का जो नया स्टेशन बना है, बता दें नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 नवंबर 2016 को इसका शिलान्यास किया था। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। तो 35 किलोमीटर की रफ्तार से रेल इंजन दौड़ा। रेल कम रोड ब्रिज पर दौड़ा रेल इंजन। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में मनरेगा में भ्रष्टाचार करने पर 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल एक आरोपी फरार चल रहा है। बता दें कि 2015 से 2019 के बीच यशवंत नगर पंचायत में फर्जी तरीके से मजदूरों का फर्जी हस्ताक्षर कर सरपंच, उप सरपंच, डाक विभाग का कर्मचारी और रोजगार सचिव ने लाखों रुपए की लूट की थी। तो मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की। बिहार के पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि जमीन दो, नौकरी लो मामले में जांच का सामना कर रहा लालू परिवार सहानुभूति पाने के लिए गर्भवती बहू और बच्चों को टॉर्चर करने का झूठा प्रचार कर रहा है। राजद झूठा प्रचार करने पर उतर आया है। उन्होंने आगे कहा कि छापे में लालू प्रसाद के परिवारजनों के घर से 1.5 किलो सोने के गहने, आधा किलो सोने का बिस्किट, 1 करोड़ रुपए नगद और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। जबकि लल्लन सिंह दावा करते हैं कि छापे में कुछ नहीं मिला। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां रोहिणी के अमन विहार इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई है, जो कार मैकेनिक बताया जा रहा है। खबर है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था। तभी मौके पर पहुंचे 4-5 बदमाशों ने उस पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और गोली लगने से योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। डीसीपी रोहिणी जीएस सिद्धू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुलिस को पुरानी दुश्मनी का पता चला है। वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज सीकर के दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। शेखावटी उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से। तो आज सीकर के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेखावटी उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे सीकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 3 दिवसीय शेखावटी उत्सव मेला जारी है। तेजी से ग्रामीण पर्यटन स्थल बन रहा है शेखावटी उत्सव। तो आज सीकर के दौरे पर रहेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई है। वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से जब हावड़ा आ रही थी, तभी रास्ते में मुर्शिदाबाद जिले के फारक्का ब्रिज के पास किसी ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में ट्रेन के
C13 कोच की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हुए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा भविष्य में इस तरह के हमले ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।